आपने अपने शहर या गांव में एक ऐसी छोटी सी दुकान ज़रूर देखी होगी। दुकान इतनी छोटी कि दो लोग अंदर खड़े हो जाए तो तीसरे के लिए जगह ही नहीं बचती। न कोई बड़ा शोरूम, न करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, न कोई फैंसी इंटीरियर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी कुछ छोटी दुकानों में महीने में लाखों रुपए की सेल्स कर लेती है। अब सवाल है, आखिर कैसे? क्या दुकानदार कोई सीक्रेट जानता है? क्या वह प्रोडक्ट्स बहुत महंगे बेचता है या फिर असली खेल कहीं और है? क्योंकि अगर आप दुकान देखकर अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको लगेगा इस दुकान से इतना पैसा कैसे आ सकता है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दुकान कितनी बड़ी है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा कितनी तेज़ी से घूम रहा है। आज की वीडियो में हम एक छोटी दुकान पर पूरा बिजनेस मॉडल खोलेंगे। हम देखेंगे दुकानदार प्रॉफिट कैसे बनाता है, कस्टमर को दोबारा कैसे बुलाता है, एक कस्टमर से ज़्यादा सेल्स कैसे करता है, कम मार्जिन में भी ज़्यादा पैसे कैसे बनाता है, और आखिर में अगर आपके पास छोटी सी दुकान है या आप फ्यूचर में दुकान खोलना चाहते हैं तो इस पूरी स्ट्रेटजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। मान लीजिए किसी दुकान की महीने की सेल्स है 10 लाख, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुकान 10 लाख कमा रहा है। अगर उसने 10 लाख का सामान बेचा लेकिन सामान खरीदने में 8 लाख लग गए तो बचा 2 लाख। अब इसमें से दुकान का किराया, बिजली, स्टाफ, सैलरी, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, टैक्स और दूसरे एक्सपेंस निकलेंगे। तो मान लीजिए कुल खर्चा होगा 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट बचा 1 लाख। इसलिए जब भी आप किसी दुकान की कमाई की बात करें, 3 चीज़ें अलग अलग समझिए, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और यही डिफरेंस समझना बिजनेस सीखने की पहली सीढ़ी है। अब मान लीजिए आपके पास 2 दुकानदार हैं। पहली दुकान एक ऐसी गली में है जहाँ रोज़ 500 लोग आते हैं। दूसरी दुकान मेन रोड के पास है जहाँ रोज़ 2000 लोग गुजरते हैं। दोनों की दुकान एक जैसी है, दोनों के प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, लेकिन किसके पास ज़्यादा कस्टमर आने के चांस हैं? ऑब्वियसली दूसरी दुकान के। इसीलिए रिटेल बिजनेस में लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर महंगी लोकेशन प्रॉफिटेबल होगी। असल सवाल है यहाँ मेरे टारगेट कस्टमर्स कितने हैं। एक चाय की दुकान के लिए कॉलेज के पास लोकेशन पावरफुल हो सकती है, एक हार्डवेयर शॉप के लिए कंस्ट्रक्शन एरिया ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, एक सेकेंडरी शॉप के लिए स्कूल या कोचिंग के आसपास डिमांड ज़्यादा हो सकती है। यानी लोकेशन का मतलब सिर्फ दुकान मेन रोड पर है, लोकेशन का मतलब है आपका कस्टमर कहाँ है। अब एक छोटा कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए एक दुकान में रोज़ 100 कस्टमर आते हैं और हर कस्टमर एवरेज 300 रुपये की शॉपिंग करता है, तो डेली सेल्स आपकी होगी 100 × 300 30,000। अगर दुकान महीने में 30 दिन चलती है तो थ्योरिकल मंथली सेल्स 30,000 × 30 बराबर 9 लाख आते हैं। अब ध्यान दीजिए दुकान छोटी है लेकिन कस्टमर फ्लो बड़ा है। यही रीज़न है कि कई दुकानों में बाहर से देखकर आपको बिजनेस की असली साइज समझ नहीं आती। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर एवरेज बिल 300 की जगह 500 हो जाए तो वही 100 कस्टमर 50,000 डेली सेल्स कर सकते हैं और 30 दिनों में 15 लाख सेल्स। अब समझ आया? कई बार दुकानदार ज़्यादा कस्टमर लाने से पहले एक कस्टमर से ज़्यादा खरीदवाना सीखता है और यहीं से अगला सीक्रेट शुरू होता है। मान लीजिए कस्टमर आपकी दुकान पर सिर्फ एक प्रोडक्ट लेने आया। अब दुकानदार के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो चाहिए ले जाओ, दूसरा ऑप्शन इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट भी यूज़फुल रहेगा। यही है क्रॉस सेलिंग। मान लीजिए कोई मोबाइल कवर लेने आया तो उसके साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर या चार्जिंग एसेसरी की ज़रूरत हो सकती है। कोई शटरनी लेने आया तो रिलेटेड शटरनी प्रोडक्ट यूज़फुल हो सकता है। कोई किराने का सामान लेने आया तो कंप्लीट मेनली प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, क्रॉस सेलिंग का मतलब कस्टमर को ज़बरदस्ती सामान बेचना नहीं है। मतलब है कस्टमर की ज़रूरत समझकर रिलेवेंट चीज़ सजेस्ट करना। अब मान लो आपके 100 कस्टमर हैं, पहले एवरेज बिल 300 रुपये था, आपने इसे 400 कर दिया तो डेली की सेल्स हो गई 40,000 रुपये।
यानी कस्टमर की संख्या वही है लेकिन रेवेन्यू बढ़ गया। यही रिटेल बिजनेस की पावर है। अब इमेजिन करो आपके पास रोज 100 कस्टमर आते हैं लेकिन उनमें से 70 कस्टमर पहली बार आए हैं और अगले महीने उनमें से सिर्फ 10 वापस आते हैं, तो आपको लगातार नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर कस्टमर को आपकी दुकान पसंद आ गई और वह बार बार आने लगा तो बिजनेस ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। इसे कहते हैं रिपीट बिजनेस। यही वजह है कि छोटी दुकानों में ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कस्टमर सोचता है मैं इसी दुकान से लेता हूँ, क्यों? क्योंकि दुकानदार उसे पहचानता है और उसकी पसंद जानता है। कभी प्रोडक्ट बदल देता है, कभी सही सजेशन करता है, कभी खराब प्रोडक्ट में हेल्प कर देता है। धीरे धीरे दुकान सिर्फ दुकान नहीं रहती, वह कस्टमर के लिए ट्रस्टेड प्लेस बन जाती है। और यही बिजनेस में ट्रस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब एक बड़ा सवाल, अगर दुकानदार हर प्रोडक्ट पर सिर्फ थोड़ा मार्जिन रखता है तो लाखों कैसे कमाता है? इसका जवाब है वॉल्यूम। मान लीजिए एक प्रोडक्ट पर आपका प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपये है। अगर आप महीने में 100 प्रोडक्ट बेचते हैं तो प्रॉफिट 2000, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट 10 बार बिकता है तो प्रॉफिट आपका 2 लाख होता है। यानी कई रिटेल बिजनेस का खेल है, छोटा प्रॉफिट इनटू बहुत सारी सेल्स। इसलिए सिर्फ ये मत पूछो इस प्रोडक्ट पर कितने रुपए बचेंगे, पूछो ये प्रोडक्ट कितनी तेज़ी से बिकेगा। कभी कभी हाई मार्जिन प्रोडक्ट स्लो मूविंग होता है और लो मार्जिन प्रोडक्ट तेज़ी से बिकता है। इसलिए दुकानदार को दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपकी दुकान में 100 प्रोडक्ट है, क्या ज़रूरी है कि सभी प्रोडक्ट्स आपको बराबर प्रॉफिट दे? नहीं, कुछ प्रोडक्ट कस्टमर को दुकान तक लाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट के साथ बिकते हैं और कुछ प्रोडक्ट कस्टमर को रिपीट करने की वजह देते हैं। इसलिए स्मार्ट दुकानदार सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, वह प्रोडक्ट मिक्स बनाता है। उदाहरण के लिए एक प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है लेकिन मार्जिन कम है, दूसरा प्रोडक्ट कम बिकता है लेकिन मार्जिन ज़्यादा है, तीसरा प्रोडक्ट दोनों के बीच है। अब दुकानदार इन तीनों को बैलेंस कर सकता है। यानी दुकान के अंदर सिर्फ सामान नहीं रखा है, एक पूरा रेवेन्यू सिस्टम बनाया है। अब आती है एक ऐसी गलती जो छोटे दुकानों को बहुत नुकसान कर सकती है। मान लीजिए आपके पास 2 लाख का सामान है लेकिन उसमें से 50,000 का सामान महीनों से नहीं बिक रहा। आपके पास सेल्फ पड़ा हुआ है, वह पैसा बिजनेस में घूम नहीं रहा, यानी आपका कैपिटल फंसा हुआ है। इसलिए दुकानदार को पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट तेज़ी से बिक रहा है, कौन सा स्लो है, कौन सा बिल्कुल नहीं बिक रहा और किस प्रोडक्ट का स्टॉक कब दोबारा मांगना है। यही है, छोटी दुकान में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोरिंग लग सकता है लेकिन कई बार यही प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस बन सकता है। अब सोचिए, एक दुकानदार किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में खरीदता है, दूसरा दुकानदार वही प्रोडक्ट 95 रुपये में खरीदता है। अगर दोनों 120 में बेचते हैं तो दूसरे दुकानदार का मार्जिन ज़्यादा है। अब इमेजिन करो अगर वह महीने में हज़ारों प्रोडक्ट्स बेचता है, 5 रुपये का डिफरेंस भी बड़ा हो सकता है। इसलिए सप्लायर रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन सिर्फ सस्ता सप्लायर ढूंढना ही काफ़ी नहीं, आपको क्वालिटी, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी, रिलेबिलिटी और रिटर्न पॉलिसी भी देखनी होती है। एक अच्छा सप्लायर आपके बिजनेस को स्मूथ बना सकता है और ख़राब सप्लायर आपका कस्टमर ख़राब कर सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग लेवल पर। मान लीजिए आपकी दुकान 10 साल से एक ही जगह है, लोग आपको जानते हैं, आपका नाम जानते हैं, कस्टमर कहता है मुझे उसी दुकान से सामान लेना है। अब आपने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने ब्रांड बनाया। तो अगली बार जब आप किसी छोटी दुकान के सामने से गुजरे तो सिर्फ ये मत सोचिए ये तो छोटी सी दुकान है, एक बार अंदर का बिजनेस देखिए, कितने कस्टमर आते हैं, एवरेज बिल कितना है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं, कस्टमर दोबारा आता है या नहीं, स्टॉक कितनी तेज़ी से घूमता है, सप्लायर से कितने में माल आता है। क्योंकि बिजनेस की असली साइज दुकान के बाहर से दिखाई नहीं देती, असली साइज उसके नंबर में छिपी होती है। और शायद यही रिटेल बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। छोटी दुकान होना और छोटा बिजनेस होना दोनों एक चीज़ नहीं है।
अगर आपको ऐसी रियल बिजनेस साइकोलॉजी और मनी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे दुकान की वो 7 चाल जिनसे कस्टमर ज़्यादा खरीद लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।